आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज 10। टेस्ट सीरीज 10 में आप लोग देखें कि मैं आप लोगों के लिए पहला जो क्वेश्चन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर से लेके आया हूँ। इसी प्रकार से हम बाकी के जो सब्जेक्ट जो है वो भी इसी प्रकार से वन बाय वन क्या करेंगे, कवर करेंगे इसके अंदर। और इस आंसर शीट की अगर आपको इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो क्वेश्चंस की तो आप मांग लेना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कशन भी करते हैं और देखेंगे कि सब तरह के क्वेश्चन सभी गाइड से मैंने ले रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन जो है वो कहता है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा नहीं है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखो प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर, और प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर जो है तो इसका आंसर है ट्री। देखिए एरे, स्टैक और क्यू जो है उसको प्रिमिटिव डीएस मानते हैं आप लोग। और वैसे क्या होता है डीएस के टाइप के ओरिजिनल जो तरीके होते हैं वो होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन सही ही होता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से है, तो एरे, स्टैक और क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गए और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हो गया वो आपका ट्री हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। डीएस आप किसे बोलेंगे, डीएस की डेफिनेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मेथड को एक्सेस करना, सही है बात। डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी, डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी का मतलब कितने तरीकों से उसको जोड़ा गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब चारों चीजों का काम किया जाता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मेथड को एक्सेस करना पड़ता है, ये सब चीजें उसमें आती है। Which of the following operation can be performed on data structure? ये कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो आप डीएस पे अप्लाई कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में आप कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। वो सेम ही पहले वाला जैसे क्वेश्चन है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एक्सेस करना, मैनिपुलेशन करना। तो डीएस के अंदर सारे ऑपरेशन होते हैं, चाहे आप कोई भी इसमें से ऑपरेशन शामिल करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर विच इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देन दैट ऑफ फिजिकल अर्जेंसी इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर जो कैपेबल है ज्यादा अधिक से अधिक जटिल जो आपके एक्सप्रेशन है उसको, रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, और ऐसे जो तरीका है फिजिकल अर्जेंसी को दिखाने का जो तरीका है वो आपका क्या कहलाता है। तो ज्यादा जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो और इसके अलावा फिजिकली आप अर्जेंसी की बात करते हो तब आप ये समझो कि आप नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अभी जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आपको क्वेश्चन की आदत डालनी पड़ेगी और ये सेम ही क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन है। इसका आंसर है एरे, एरे इसका आंसर हो गया। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें से ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो एरे भी है, लिंक लिस्ट है, क्यू भी है, तो नन ऑफ दीज। तो जो 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 4। मतलब एक ही टॉपिक आपको ध्यान रखना है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर 6 क्वेश्चन है आपके। एरे आर द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, एरे सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। कैसे है, फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ डेटा। सही बात है कि जो भी आपका डेटा है उसका परमानेंट कलेक्शन ये रखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ लेवल ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि डीएस के अंदर ऐसे कौन से लेवल है जो डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने में आपको मदद कर रहे हैं। तो 8 नंबर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या कहा, इसने कहा कि कौन से लेवल पे इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। तो वैसे तो ये नोट्स वोट्स में आपके नहीं है, लेकिन आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि डीएस का लेवल होता है, एक होता है इंप्लीमेंटेशन लेवल, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप लॉजिक लगाने का काम करते हैं। तो 8th नंबर जो है उसका आंसर आप जरूर ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर आपका आंसर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि कंपोनेंट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का नहीं है, डीएस का कौन सा पार्ट आपका नहीं है। तो 9 नंबर जो है वो कंपोनेंट नहीं है डीएस का, या इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो ऑपरेशन भी उसमें करते हो, स्टोरेज करने का भी काम करते हो, लेकिन एल्गोरिथम भी आपके बिना एल्गोरिथम के तो काम हो ही नहीं सकता है। तो नन ऑफ द,
ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मतलब ये समझो कि डीएस के ये पार्ट है, हमें याद करने का मौका मिलेगा इस क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कांट स्टोर द नॉन होमोजीनस डेटा एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन होमोजीनस डेटा एलिमेंट है। नॉन होमोजीनस का मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा को कौन स्टोर नहीं करता है, होमोजीनस करता है। तो वो कौन सा हो गया, एरे। एरे जो है समान प्रकार के डेटा टाइप का क्या है, आपका समूह है। फिर कहता है विच डेटा स्ट्रक्चर यूज इन बीएफएस। बीएफएस में कौन सा यूज होता है, देखिए ये यूज का ही खेल है डीएस के अंदर। बीएफएस में क्यू यूज होता है, डीएफएस में स्टैक यूज होता है। दिमाग में रखिएगा, ग्राफ चैप्टर कराऊंगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद टर्म डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो टर्म है डीएस, उसका क्या मतलब आप समझते हैं। तो ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एलिमेंट, दूसरा कहता है कोडिंग स्टैंडर्ड, और फिर जो है आपका क्या कह रहा है, कोडिंग स्टैंडर्ड। थर्ड ये कह रहा है कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो कुल मिला के डीएस के बारे में अगर आप शुरू से ही मेरी बात को सुन रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन करने का काम इसका ही होता है। तो 12 नंबर का आंसर होगा 1। एडीटी क्या है, एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मतलब जो भी जनरल कंसेप्ट है वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होते हैं। द कंपोनेंट दैट स्ट्रक्चरिंग द रिलेशनशिप, जिससे पर्टिकुलर आप स्ट्रक्चर रिलेशनशिप का आप लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो भी उसके अंदर आप क्या आएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट आर अलाउड टू बी परफॉर्म। ऐसे कौन से लिस्ट ऑफ ऑपरेशन है जो परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। तो कुल मिला के 1 और 2 दोनों चीज आएंगे, ऑपरेशन भी आएंगे और कंपोनेंट भी आएंगे। फिर क्या कहता है एडीटी, एडीटी क्या रखता है, एडीटी वैल्यू रखता है, ऑपरेशन रखता है, ऑपरेटर रखता है, दोनों रखता है। तो यही तो चीज आप शुरू से डेटा स्ट्रक्चर और एडीटी में यही बातें आप नोट डाउन कर ले, वैल्यू है, ऑपरेशन है, स्टोरेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब चीजें उसके अंदर शामिल होगी। 15 नंबर क्या कर रहा है, ईओएफ इज द फंक्शन यूज्ड फॉर। ईओएफ फंक्शन जो फंक्शन है वो किस लिए होता है, मैं ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधे ही बताऊंगा, एंड ऑफ फाइल। ठीक है, 60 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाय टेम्पलेट पैरामीटर। टेम्पलेट पैरामीटर से आप क्या समझते हैं, कैन बी यूज्ड टू पास ए टाइप ऑफ आर्गुमेंट, जो है आर्गुमेंट को पास करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट ए टाइप, कोई इवैल्यूएशन का काम ये करता है। और नेक्स्ट कह रहा है कैन नो रिटर्न टाइप, इसमें किसी भी प्रकार का रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, टेम्पलेट पैरामीटर है, इसका मतलब बात पासिंग से चल रही है, तो इसका 1 नंबर इसका आंसर हो गया। विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन टेम्पलेट, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो टेम्पलेट में यूज में आता है। तो ये C++ के टाइप के क्वेश्चन हो गए। C++ में आपको पता ही है कि आप टेम्पलेट जब बनाते हो तो क्लास टाइप नेम आप देते हैं, तो दोनों ही चीजें आप लिखकर आप टेम्पलेट बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या डीएस जो है वो ज्यादातर STL का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का यूज कर लिए, तो इसीलिए टेम्पलेट को इस क्वेश्चन में शामिल किया हुआ है। क्रिएटिंग ए फंक्शन विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट टाइप, मतलब ये कह रहा है कि ऐसा फंक्शन बनाना जिसमें एग्जैक्ट टाइप नहीं बताया गया है। सही है बात, यही टेम्पलेट होता है जिसमें डेटा टाइप नहीं बताया जाता। नेक्स्ट देखिए, इज द टेम्पलेट क्लास की डिक्लेरेशन T स्टैंड फॉर, T फॉर टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट के लिए, लेकिन यूज किस काम में आता है, इंटीजर के लिए नहीं, क्लास के लिए नहीं, जेनेरिक डेटा टाइप होता है। कैसा डेटा टाइप होता है, जेनेरिक। अब आप पूछोगे जेनेरिक क्या होता है, जेनेरिक होता है जो जनरली आपको चीजें बताता है, जनरली आपको बता रहा है कि इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लॉट भी हो सकता है, सबकी बातें आपकी कर रहा है। स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, स्टैक को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोगों ने स्टैक किया हुआ अभी, आपको पता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एरे भी होता है और लिंक लिस्ट भी होता है। फिर कहता है इन स्टैक द डेटा आइटम प्लेस्ड ऑन द स्टैक फर्स्ट इज, ये कहता है कि स्टैक में जो सबसे डेटा आइटम सबसे पहले इंसर्ट किया जाता है तो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट डेटा आइटम सबसे पहले रिमूव होता है। यही बेसिक चीजें इसमें आएगी, प्रोग्रामिंग पे ज्यादा बेस क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कांट बी यूज्ड टू, स्टैक जो है वो कहां यूज नहीं आता, तो मैंने आपको बताया है मेरे नोट्स में, आपको एक एक चीज डिस्क्राइब किया, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, रिकर्सन के लिए, इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए। लेकिन ये क्या है, सीपीयू को मेमोरी लोकेट करने का काम थोड़ी ना करता है, ये स्टैक का काम नहीं है। चलो 23 पे हम लोग बात करते हैं।
23 जो क्वेश्चन है, स्टैक इज नॉट यूज्ड इन, स्टैक कहां यूज नहीं होता, कहां यूज नहीं होता, स्टैक कंपाइलर में यूज होता है। अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ी है, मैंने आपको समझाया था, पोस्ट फिक्स रिवर्स पॉलिश नोटेशन टॉपिक करवाया था, सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है। स्टैक जो है वो कह रहा है कि यूज कहां नहीं होती, यूज कहां नहीं होती, ये पूछने की बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होती है, लेकिन स्टैक को प्रोसेस शेड्यूलिंग में यूज नहीं किया जाता। प्रोसेस शेड्यूलिंग में देखिए आप पढ़ेंगे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग में आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, रियल टाइम प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है, इसके अलावा अलग अलग तरह की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है। लेकिन क्या आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ी है? नहीं पढ़ी। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग इसका आंसर नहीं होगा 23 का 4। उसके बाद देखिए 24 क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में बी यूज और स्टैक। नहीं, आप लोगों को आदत है कि सीधा 4 नंबर टिक करने की, मैं भी मना नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा। पेपर का बढ़िया इसीलिए गाइड बनाई जाती है, इसीलिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि आप बाकी चीजें पढ़े कि पैरामीटर को बैलेंस करने के लिए कितने पैरेंथेसिस कितने ओपन हुए, कितने क्लोज हुए, उसके लिए स्टैक यूज में आ रहा है। लोकल वेरिएबल को ट्रैक करने के लिए यूज में आ रहा है, कंपाइलर में यूज आता है, ये हमें नोट डाउन करना है, इसीलिए हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। अब देखिए 25 स्टैक आर यूज्ड इन, स्टैक कहां यूज में आता है? स्टैक यूज में आता है कंपाइलर, इन पार्सिंग एंड एक्सप्रेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, दोनों के लिए काम में आता है भाई, बोथ 1 and 2। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए नॉर्मल C++ ऑपरेटर दैट एक्ट्स इन ए स्पेशल वे ऑन न्यूली डिफाइंड डेटा टाइप इज सेड टू बी। ये कह रहा है कि C++ ऑपरेटर जो आप उपयोग लेते हैं, न्यूली डिफाइंड डेटा टाइप का अगर आप यूज करते हैं, तो ये कहता है कि उसमें क्या आप चीजें उसमें डाल सकते हैं जो C++ में है। आपको पता होगा कि आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक टॉपिक पढ़ा होगा, वो चीज आपकी C++ में नए डेटा टाइप को डिफाइन भी कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में मेन रिटर्न ए वैल्यू ऑफ टाइप। मेन किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करता है? देखो मैन किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, वॉइड इसका आंसर होना चाहिए, बट वी हैव नॉट आंसर वॉइड सो दैट वी सेलेक्ट नल। नल को सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखा ना। शेयरिंग ऑफ कॉमन इंफॉर्मेशन आर अचीव्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ, ये कह रहा है कि जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन है उसको आप अचीव कैसे कर सकते हैं? शेयरिंग ए कॉमन इंफॉर्मेशन कैसे अचीव की जा सकती है? इनहेरिटेंस, आपने पढ़ा होगा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, जो ऊपर के जो कंसेप्ट होते हैं वो नीचे वाली जो डिराइव्ड क्लास है उसमें एक्सेस किए जा सकते हैं। बी इसका आंसर होगा। मेमोराइजिंग द न्यू टर्म्स यूज्ड इन C++ इज, ये कहता है कि मेमोराइजिंग करना, उसको याद करना, जो C++ में टर्म बनी है उसका क्या मतलब आप समझते हैं? क्रिटिकल इंपुट है, वो ज्यादा जरूरी है। आप समटाइम्स यू कैन रिटर्न टू ए लेटर द की टू वेल्थ एंड सक्सेस के लिए, और कंप्लीटली इररिलेवेंट है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इररिलेवेंट भी नहीं है, बाद में रिटर्न करने के लिए भी नहीं होगा। मेमोराइजिंग का मतलब होता है आपको की मिल रही है, आपको एक तरीका मिल रहा है जिससे आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। मेमोरी को जब आप रन टाइम एलोकेट करेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। मानता हूं कि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये टॉपिक भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्या करें, अभी इसको लिखिए कि मेमोराइजिंग मतलब हमें सक्सेस मिलती है, एक नया टर्म्स शामिल हुआ है C++ में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देते हैं। यूजुअली इवैल्यूट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को इवैल्यूट करना। नेक्स्ट कह रहा है इंडिकेट द इमोशनल स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम का इमोशनल स्टेट में स्टेट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? ऑलवेज अकर्स आउटसाइड ए फंक्शन, फंक्शन के बाहर जो काम करे वो एक्सप्रेशन है। और लास्ट कह रहा है मे बी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। सिंपल, मे बी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का भाग होता है भाई एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन भी भूल गए तो कैसे पार पड़ेगी भी? a प्लस बी मल्टीप्लाई C माइनस डी, 5 × 6 + 7, कुछ भी, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्या कह रहा है? 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है इन फॉर लूप विद ए मल्टी स्टेटमेंट लूप बॉडी सेमीकोलन शुड अपीयर फॉलोइंग। ये कह रहा है कि फॉर लूप जो है उससे मल्टी स्टेटमेंट अगर लूप की बॉडी है तो सेमीकोलन शुड अपीयर फॉलोइंग। कहां अपीयर होगा? द फोर स्टेटमेंट इटसेल्फ, फोर स्टेटमेंट के बाद में।
उसके साथ द क्लोजिंग ब्रेसेस इज मल्टी स्टेटमेंट लूप बॉडी, जो उसका क्लोजिंग ब्रेसेस है उसके बाद में ईच स्टेटमेंट विद इन द लूप बॉडी। सिंपल भाई, जो आपकी लूप की बॉडी है उसके प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन यूज होगा भाई। सिंपल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था। 32 नंबर देखे, 32 नंबर क्या करे, द डिक्लेरेशन वॉइड फंक्शन वन इंट इंडिकेट द फंक्शन वन इज ए फंक्शन विच, मतलब 32 ये कह रहा है कि वॉइड फंक्शन अगर आप ब्रैकेट में इंट लिखा तो क्या समझते हो, कौन सा टाइप है फंक्शन का ये, हैज नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट है ना भाई, अंदर इंट लिखा है ब्रैकेट में, तो आप कैसे मना कर सकते हो आर्गुमेंट नहीं है, रिटर्न है नथिंग। ये बात सही कही आपने भाई, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तभी तो वॉइड लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 के बाद में 33। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव मतलब रिकर्सन, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक की एप्लीकेशन है भाई, लीफो कंसेप्ट यूज करता है। मैं आगे वाले टॉपिक क्यों देखूं जब पहला क्वेश्चन सही है, ऑल ऑफ द अबव तो दिया हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 देखते हैं। 34 क्या है, व्हेन ए फंक्शन इज रिकर्सिवली कॉल्ड ऑल ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, जो भी ऑटो वेरिएबल होते हैं, जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं, अगर आपने स्टोरेज क्लास पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा उसमें ऑटो वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, आर इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। सिंपल सी बात है, जब आपका फंक्शन चलता है उसी वक्त वो इनिशियलाइजेशन उनका होता है, ये थोड़ी ना लास्ट में होगा। क्यों पढ़ूं मैं बाकी बातें, आर मेंटेन इन स्टैक, नहीं करता स्टैक में मेंटेन। नेक्स्ट देखिए 34 के बाद में, 34 के बाद 35, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टोरेज क्लास वाला मैटर जरूर पढ़िएगा। 35 क्या कह रहा है कि विच कांट बी इनिशियलाइज, जो इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, इनिशियलाइज तो कर सकते हो आप, ऐसे किसने मना किया भाई आपको। उसके बाद कहता है विच इज इनिशियलाइज वंस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, कांट बी चेंज एंटर रन टाइम, मतलब एक बार इनिशियलाइज हो गया अब आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट थोड़ी ना जो चेंज नहीं कर सकते। रिटेन इट्स वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, स्टोरेज क्लास पढ़े भाई, कई जगह मैंने कई बार तुम्हें क्लास में कल परसों ही पढ़ाया, जो अपनी वैल्यू को बनाए रखता है प्रोग्राम के अंदर। 36 पे आते हैं, एन एक्सटर्नल वेरिएबल इज वन, एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, विच इज ग्लोबली एक्सेस, ग्लोबली एक्सेस हो सकता है, ये बात तो सही है, कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, लिख लीजिएगा अगर आपने मेरे नोट्स को नहीं पढ़ा है तो। हैज ए डिक्लेरेशन एक्सटर्न, एक्सटर्न के द्वारा डिक्लेयर होता है, विल बी इनिशियलाइज टू जीरो, जीरो से इनिशियलाइज होता है, ये भी बात सही है, तो ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं। लेकिन हमारा नॉलेज तो बढ़ा ना कि एक्सटर्न कीवर्ड का यूज होता है, ग्लोबली एक्सेस होता है, ये कौन बताएगा। 37 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट, इस प्रोग्राम फ्रेगमेंट को देखें क्या आउटपुट इसका बन रहा है, b बराबर 2 इंटू आप इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं b प्लस प्लस करके, मतलब b में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। हमें एक तो वैल्यू कौन से पे ध्यान देना है, हमें वैल्यू जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है a और c पे। a और c की वैल्यू में क्या बदलाव पड़ेगा, a तो यहां पर आ रहा है और c यहां पर आ रहा है, तो ये देखिए 2 इंटू 2, पहले मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, a 4, 4 वाले a देखिए, एक तो इसके अंदर 4 है और एक इसके अंदर 4 है। फिर b में इंक्रीमेंट होगा, b कितना हो जाएगा 3, यहां पर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा 4, नीचे भी इंक्रीमेंट हो गया ना 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 ये ना मैच हो रहा, इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका आंसर हो गया। अब डिस्कस करते हैं 38 क्वेश्चन पे, जावा के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कैसे पहचान हुई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यही तो पहचान है भाई। पूछ रहा है कि क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 1 + 2 ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं कर सकते, तो इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन इसने स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट किया है, जोड़ के प्रिंट नहीं किया है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 2 प्रिंट होएगा। ये मत सोचना है कि 1 और 2 को जोड़ देगा 3 प्रिंट हो जाएगा, प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर काम करेगा, बट ये यहाँ प्लस ऑपरेटर कॉनकैटेनेशन की तरह काम कर रहा है। रन करके जरूर देखिएगा प्रोग्राम को, एक ही लाइन का प्रोग्राम है, आपको भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर 12 ही आएगा। अब चलिए नेक्स्ट 40 नंबर पे आता है, ये कहता है विच ऑफ द 39 पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। ये देखिए ये तरीके जावा में नहीं चलते, जावा साइंड और साइंड और अनसाइंड नहीं लेता भाई, ये बातें कौन याद कराएगा आपको, ये बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। जावा सीधा जो है साइंड अनसाइंड के बिना काम करता है। 40 क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सुपर क्लास, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी सुपर क्लास नहीं है। तो आपका जो 40 नंबर है उसका आंसर है बी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कोई भी सुपर क्लास नहीं होती है, याद कर लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो कि ऑब्जेक्ट की सुपर क्लास नहीं होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स में नहीं था, नोट डाउन कीजिए ना, इसीलिए तो एमसीक्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड स्ट्रीम, स्टैंडर्ड स्ट्रीम कौन सा है, 41 नंबर, 41 नंबर कौन सा स्टैंडर्ड स्ट्रीम है, बोथ ए एंड बी, एरर भी है, आउट भी है और इन भी है, तीनों है भाई। तो अपने दो दे रखे, अपने दो को टिक कर दिया। फॉलोइंग पैकेज नीड्स टू बी इंपोर्टेड टू यूज द स्ट्रिंग टोकनाइजर, स्ट्रिंग टोकनाइजर किसके अंदर उपयोग लिया जाता है, 42 नंबर, स्ट्रिंग टोकनाइजर किसके अंदर पाया जाता है, यूटिलिटी पैकेज, सबसे बड़ा पैकेज है, लगभग सभी चीजें इसी के अंदर होती है, अगर याद नहीं हो तो। उसके बाद में 42 का बी हो गया, 43 में क्या कर रहा है कि मैथ डॉट सील हैज द सेम वैल्यू एज, सील की वैल्यू किसकी जैसे आ सकती है। देखिए हमेशा ध्यान रखें, अगर माइनस आपने दोनों साइड लगा दिया है तो ये ध्यान रखना सील और फ्लोर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि माइनस लगने से वो वैल्यू इक्वल आती है। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, नोट डाउन कीजिएगा। 43 का आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि रिवर्स हो गया, माइनस करने से वो क्या देगा, रिवर्स वैल्यू देगा, उसके अपोजिट वैल्यू देगा। 44 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिटर्न ए रैंडम इंटीजर, रैंडम नंबर कौन सा रिटर्न करता है, रैंडम फंक्शन ही रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है भाई, तो बहुत ए एंड बी, क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें, दोनों में ही काम करेगा। 40 नेक्स्ट जो है 45 है, 45 कहता है 2 + 3 × 5 क्या रिजल्ट आएगा। तो आपको देखो पहले मल्टीप्लाई होता है फिर जोड़ता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिया था मैंने करने के लिए, तो इजी से बात है, 17 आंसर होएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई। 46 को देख लेते हैं, 46 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि m में अगर 4 की शिफ्टिंग इस तरफ होती है तो इसका मतलब 2 की पावर 4 फार्मूला होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होएगा 16, अगर डिवाइड में होता है इस तरफ शिफ्टिंग होती है तो 2 डिवाइडेड 2 की पावर 4 हो जाता, मतलब 16 से भाग लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन जावा, जावा में ऐसा कौन सा कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड की आप आदत डाल लो, सभी प्रकार के कीवर्ड याद करने, लेकिन इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन भी कभी नहीं मिलेगा। पॉइंटर, पॉइंटर जावा में होता ही नहीं है भाई, ऐसे कैसे कीवर्ड आ जाएगा। 48 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाइडली एक्सेप्टेड नेमिंग कन्वेंशन इन जावा, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो वाइडली जो है नेमिंग कन्वेंशन जावा में यूज करता है। तो 48 का आंसर क्या होगा, 48 का आंसर क्लास जो है वो अपर केस से शुरू होनी चाहिए, पहला अक्षर बड़ा होता है क्लास का, और फाइनल जो भी आप लोग यूज करते हैं वेरिएबल दैट डिक्लेयर फाइनल, वो सब अपर केस में होते हैं। सिंपल नॉर्मल सी बात है, बहुत ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं 49 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो 49 का है द डिफॉल्ट कैरेक्टर स्पेस होता है, नहीं, द डेटा टाइप इंट और रियल डेटा टाइप फ्लोट होता है, फिर कह रहा है डिफॉल्ट डेटा टाइप इज लॉन्ग होता है, नहीं भाई, द डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप तो इंट होता है, सही है, और रियल डेटा टाइप डबल होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने 7 लिखा है तो कंप्यूटर की नजर में इंटीजर है, और 7.7 लिखा है तो कंप्यूटर की नजर में ये डबल है। यही सेम चीज सी लैंग्वेज में होती है, ये मत सोचना कि यार मैं जावा सीख रहा हूं तो 7.7 यहां पर डबल होती है, ऐसा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट डबल ही होती है 7.7। अगर आप इसको फ्लॉट बनाना चाहते हो तो आगे f लिखिएगा, और अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई कीजिए ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर शुरू हो गई है। 50 नंबर क्वेश्चन है, अगर कहता है कि स्टैक जो भी यूज करता है उसको हम लोग जीरो एड्रेसिंग कहते हैं। सीए पढ़ोगे तभी तो आपको पता लगेगा ना, जीरो एड्रेस भी होती है, 1 एड्रेस भी होती है, 2 एड्रेस भी होती है। स्टैक में पुश पॉप जो फंक्शन होते हैं वो जीरो एड्रेस होते हैं, जिसमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया होता है। ठीक है, याद करना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है तो वो सिस्टम मोड में काम कर रहा है, सिंपल,
सिस्टम में रन हो रहा है। एक एन बिट माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, एक एन बिट माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, एन बिट माइक्रो प्रोसेसर में एन बिट एड्रेस रजिस्टर होता है। लिख लीजिएगा, नोट्स में नहीं है, बुक्स में भी नहीं था, कोई बात नहीं, तो लिखो ना कि एन बिट माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें एन बिट एड्रेस रजिस्टर होंगे, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए 53, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे कार्य करती है। 53, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करती है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, मेरे नोट्स में देखिए एक एक चीज दे रखी है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस दो प्रकार की होती है, टैग भी है उसमें, आपके दोनों बता रखे है ना, तो पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 54 है। 54 में कहता है मेमोरी एड्रेस लगातार मेमोरी शब्दों को रेफर करता है और मशीन को क्या कहा जाता है। 54 वर्ड एड्रेसेबल कहा जाता है भाई, जो मेमोरी वर्ड होते हैं जिनका एड्रेस रखा जाता है वो वर्ड एड्रेसेबल कहलाते हैं, उनका एड्रेस है। तो 54 का आंसर होगा वर्ड एड्रेसेबल, ठीक है। उसके बाद देखिए सीपीयू ऑपरेशन नहीं करता, किस चीज का ऑपरेशन सीपीयू नहीं करता है। सीपीयू डेटा ट्रांसफर करने का काम नहीं करता है भाई, सीपीयू अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट है, लॉजिक ऑपरेशन कर लेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन कर लेगा, डेटा ट्रांसफर थोड़ी ना शामिल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 1 होगा, सीपीयू 55 का आंसर क्या है 1। नेक्स्ट देखिए मेमोरी मैप्ड आईओ सिस्टम में निम्न में से कौन सा नहीं होगा। मेमोरी मैप्ड आईओ सिस्टम में आप पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा नहीं होगा। 56, तो मेमोरी मैप देखो, मैंने क्या कर रखा है कि रजिस्टर रेफरेंस भी ले रखा है, मेमोरी रेफरेंस भी ले रखा है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस भी ले रखा है और उनके सभी इंस्ट्रक्शन के नाम आपको नोट्स में लिखवा रखे। लेकिन आप कहते हैं भाई मेमोरी मैप हमें याद नहीं है, तो याद कीजिए ना, नहीं याद है तो अब लिखिए। 56 का कौन है, एलडीए। एलडीए मेमोरी मैप के अंदर आता है, ये इनपुट आउटपुट में आते हैं, ठीक है, ये रजिस्टर रेफरेंस में आता है। अब वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है, पहला आर्किटेक्चर है वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर। इसके बेस पर क्या बना था, एसआईएसडी बना था। अब देखें पहली बार यही होता था, सिंगल इंस्ट्रक्शन होती थी, एसआई का मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन, और इतना ही वर्क करता था ये। 58 देखिए, 58 में क्या करा है, प्रोग्राम हमेशा संबंधित होता है, लॉजिकल होता है, प्रोग्राम हमेशा लॉजिकल होता है, आगे बातें पढ़ते ही नहीं है, लॉजिकल एड्रेस होते हैं। 59 की बातें करते हैं। 59 क्या कहता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को मेन मेमोरी के लिए स्टोर कर रिकवर किया जाता है। मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि कैश मेमोरी है वो काम करती है, कैश मेमोरी को डेटा की जरूरत पड़ती है, वो मेन मेमोरी से लेता है, उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज करता है। और मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक मैंने आपको पढ़ा रखी है, जो कि कौन सी है, पेजिंग है। कौन सी है, पेजिंग है। बिट्स का वह समूह जो कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए कहता है के रूप में जाना जाता है। ऐसा बिट्स का समूह जिसके द्वारा किसी विशेष प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं उन्हें हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं। वापस से लिखिएगा, नोट डाउन कीजिए, बिट्स का वह समूह जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए उपयोग होता है वो इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटाबेस के है, क्वेश्चन है डेटाबेस के स्टार्ट हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि डीबीए की क्या जिम्मेदारी होती है। डीबीए मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटाबेस को डेवलप भी करता है, मेंटेन भी करता है, सारणी भी बनाता है, ठीक है, लेकिन डेटाबेस को डेवलपमेंट का काम नहीं करता, ये तो कोडिंग होगी ना, कोडिंग वाला काम नहीं करता है। तो 61 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है, सारणियों पंक्तियों से उन्हें क्या कहते हैं। एक पहली लाइन ही मेरे नोट्स में दी हुई है, डेटा से फील्ड बनता है, फील्ड से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से आपका क्या बनती है, टेबल बनती है, सेलेक्टेड चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप डोमेन कहते हैं। तो ये कह रहा है सारणियों और पंक्तियों से क्या बनता है, 62 क्या बनता है, रिकॉर्ड। और जो आगे जो स्तंभ जो होते हैं मतलब कॉलम जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फील्ड कहते हैं। थोड़ा हिंदी की प्रॉब्लम हो सकती है आपके, बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 63 देखिए, किसी डेटाबेस से पंक्ति का दूसरा नाम है, पंक्ति को क्या कहते हैं, पंक्ति मतलब रो, थोड़ा बहुत हिंदी भी आनी चाहिए ना, रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट 64 क्या कह रहा है, निम्न में से ईआर डायग्राम किसी विद्यार्थी का नाम पता क्या माना जाएगा।
ईआर डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम और पता क्या माना जाएगा? ईआर डायग्राम में विद्यार्थी का नाम और पता क्या माना जाएगा? एट्रीब्यूट, उसके एट्रीब्यूट हो गए ना, जो उसके बारे में जानकारी उसको दे रहे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए इस गाइड ने। और उसके बाद देखिए 65 निम्न क्या दे रहा है? निम्न से कौन सा डेटाबेस का एलिमेंट नहीं है? डेटाबेस का एलिमेंट नहीं है 65 कह रहा है। टेबल है, क्वेरी भी लगाते हो, फॉर्म भी आप यूज करते हो, ट्यूपल नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 66 क्या कह रहा है? 60 कह रहा है कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? डेटाबेस 2000 नाम से कोई आया ही नहीं। फॉक्स प्रो आया था, ओरेकल आया था, डीबेस आया था, ठीक है, साइबेस आया था, लेकिन ये कौन सा हो गया? ऐसा कुछ है ही नहीं नाम। 67 देखते हैं। 67 का रिलेटेड फाइल का समूह। फाइल का समूह क्या होता है? फाइल का समूह डेटाबेस होता है, या टेबल का समूह क्या होता है? डेटाबेस होता है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन क्या होता है? डेटाबेस होता है। 68 ईआर डायग्राम को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका क्या है? ईआर डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होता है? ई मतलब एंटिटी और रिलेशनशिप, उनका आपस में संबंध। नेक्स्ट देखिए 69 ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? कितने लेयर्स के द्वारा, कितने स्तरों के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है सबसे बाहरी लेवल, व्यू लेवल, फिर उसके बाद में लॉजिकल लेवल, फिर फिजिकल लेवल होता है। 70 नंबर ईआर डायग्राम में एक एंटिटी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कोई एंटिटी है, उसको किसके द्वारा? रेक्टेंगल बॉक्स के द्वारा। वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगुलर लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। 71 देखिए डीबीएमएस प्राप्त करने में मदद करता है। डीबीएमएस को प्राप्त करने में कौन मदद करेगा? 71 डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा का केंद्रीकरण, डेटा का चयन। तो 2 चीजें होती है, डेटा इंडिपेंडेंसी भी होती है, डेटा सेंट्रलाइजेशन होता है, दोनों चीजें होती है डीबीएमएस को प्राप्त करने के लिए। तो 71 का डी हो गया। 72 समय समय पर किसी फाइल में डेटा को जोड़ना, डेटा को बदलना, डेटा को मिटाना क्या कहलाता है? 72 इस तरह के जो सारे काम होते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेडिंग नहीं होगा, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 73 डीबीएमएस का क्या लाभ है? प्रोग्राम पे निर्भर होता है, दोहराव को बंद करता है, एकीकृत होता है। अभी आया था एकीकृत, उपरोक्त सभी। 74 कहता है वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है। जो ऑब्जेक्ट की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में कौन सी भाषा बताती है? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। 75 डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? अब ये भी नहीं बता सकते, तो आप ऐसा करो कि अनुदेशक की तैयारी करना ही बंद कर दो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ना कि सॉफ्टवेयर। बच्चों की तरह उलझा रहा है आपको। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए।